हेलो, चलो करें स्टार्ट। ठीक है, तो कल अपन ने क्या देखा था, थोड़ा उसका कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, थोड़ा ध्यान देखना। कल वाला ऐसा कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा है क्या जिसको भाई कल वाला मेरे को थोड़ा कम समझ में आया है कि नहीं आया है? बोल, है आ गया है? नहीं आया तो थोड़ा ध्यान देना। कल वाली क्लास का लगभग थोड़ा सा अपन ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, कल वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कल वाली क्लास समझ में आएगी तो सारी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी बता रहा हूं, ध्यान रख लेना इस चीज का। ठीक है ना, कल सबसे पहले अपन ने ना कुछ चीजें देखी थी। एक अपन ने क्या देखा था, राजस्थान की स्थिति। सबसे पहला क्या देखा था, राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति अपन ने किसके संदर्भ में देखी थी? सबसे पहले भाई ग्लोब मान लो, या अपनी कोई ये कह दे भाई वैश्विक स्तर पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो कहा क्या बताया था मैंने कहा देखो भाई ये क्या होता है, ये ग्लोब है, इसके ऊपर जो ऐसे सोई हुई रेखाएं होती है उनको क्या कहते हैं? अक्षांश। जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती है उनको क्या कहते हैं? देशांतर। ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर का एक नाम और भी है, ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। ये लाइन है ना, ये इंग्लैंड से गुजरती है। विश्व का नक्शा देखोगे ना, उसमें इंग्लैंड कहाँ है, वहां से गुजरती है। इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। और मैंने एक चीज और बताई थी, समय का निर्धारण कौन करता है? समय का निर्धारण कौन करेगा? देशांतर। ये जो रेखाएं है ना, इस रेखाओं के आधार पर समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। याद रह जाएगा इतना? ठीक है, तो मैंने बताया था अपना जो राजस्थान है, अपना भारत मान लो वो इस तरफ है, तो अपना राजस्थान भी ग्लोब में कहां हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बिल्कुल सही है, बोलो। और उसके बाद अपन ने क्या देखा था, राजस्थान किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में। ठीक है, और अपना राजस्थान यहां पर है भाई। अपना राजस्थान कहां पर है? यहां पर है। लगभग पूरा एशिया यहां पर है, तो अपना राजस्थान दक्षिण और एशिया के संदर्भ में दक्षिण और, तो राजस्थान कहां हो जाएगा? दक्षिणी और, ये लो भाई, दक्षिणी और पश्चिमी। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, भारत के संदर्भ में। भारत का तो तुम्हें पता है, मान लो ये भारत है, ये क्या है? भारत है, और अपना राजस्थान यहां पर है, तो ये कहां हो जाएगा भाई? ऊपर वाला भाग उत्तरी, इधर वाला भाग तो कहां हो जाएगा? उत्तरी और पश्चिमी। यहां तक किसी को कोई समस्या? उसके बाद क्या देखा था बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब ये तुम खुद ही बता दो। ये लो, ये मैंने बना दिया राजस्थान। ठीक है, यहां कौन सा अक्षांश, यहां कौन सा अक्षांश, यहां कौन सा देशांतर और यहां कौन सा देशांतर। भाई अक्षांश देखो, एक चीज ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश राजस्थान के नीचे है। 0 डिग्री अक्षांश राजस्थान के कहां है? अब तुम खुद देखो, राजस्थान यहां पर है और ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। राजस्थान यहां पर है, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। तो अपना विस्तार देखेंगे तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ होगा। तो पहले मुझे ये बताओ, 30 यहां आएगा या यहां आएगा? क्यों आएगा 30 ऊपर? क्योंकि अपन 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो पहले 23 आएगा, फिर क्या आएगा? 30। तो सीधी सिंपल बात है, यहां क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी। और अगर देशांतर का पूछूं तो 69 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट। ये अपना क्या हो जाएगा? पूर्वी। ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पीछे याद रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? वरना ये याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लो अपना राजस्थान यहां होता तो भाई, मान लो अपना ये जो वाला राजस्थान है ना, अपना राजस्थान यहां नहीं होता, इस राजस्थान को मैं उठा के यहां रख लेता हूं, सेम यहां का यहां रख लेता हूं, तो अक्षांश तो सेम रहते भाई। अक्षांश तो उत्तरी का उत्तरी रहता, लेकिन देशांतर क्या हो जाते? पूर्व की जगह पश्चिमी देशांतर हो जाते। समझ रहे हो ना भाई? यहां से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? समझ गए? ठीक है, चलो। उसके बाद में अपन ने और क्या चीज देखी थी, बताओ जल्दी बताओ। चलो, राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान लगभग ऐसा है, लगभग ऐसा है, बीच में ऐसे ऐसे गड़ गड़ करके है। इसलिए अपन ने क्या कह दिया था, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। कैसी है भाई? पतंगाकार। एक नाम और दिया था अपन ने, क्या दिया था? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किसके जैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसी है। और क्या देखा था? और अपन ने देखा था राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या देखा था भाई? कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
ध्यान रख लेना, पीछे जो ये इकाई है ना, ये क्या दे रखी है, वर्ग किलोमीटर। हो सकता है वो परीक्षा में ये की संख्या दे दे लिख ले वर्ग मीटर, और पहला ऑप्शन हो वर्ग मीटर वाला, और अपन 3,42,239 करके क्या कर दे। तो ध्यान रख लेना पीछे क्या होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान का ये क्षेत्रफल है। एक बात को तुम्हें पता है, राजस्थान अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये लिख लो, नहीं लिखा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। इतना क्षेत्रफल और किसी राज्य का नहीं है भाई। उसके बाद अपन ने देखा था उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो चलो पहले बताते, तो उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, और फिर बताओ पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, कल लिखवाइए हैं। उत्तर से दक्षिण कितनी है भाई, उत्तर से दक्षिण कम, ऐसे कम है या ऐसे कम है, ऐसे कम नहीं है, ऐसे कम नहीं है, हैं कम कैसे है, ये वाला कम है। ये कितना है 800, और ये कितना है 800, याद रह जाएगा भाई। तुम धौलपुर से जैसलमेर जाओगे तो तुम्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और तुम गंगानगर से बीकानेर आओ, सॉरी बांसवाड़ा आओगे तो तुम्हें थोड़ी सी कम दूरी तय करनी पड़ेगी भाई। ये राजस्थान क्या करती है, ये दूरी है 826 किलोमीटर, लेकिन ये जो दूरी है ये कितनी है 869 किलोमीटर। और मैंने बताया था सबसे उत्तरी गांव कौन सा, कोणा गांव, कहां का, सबसे नीचे वाला गांव कौन सा, बोरकुंडा गांव, कहां का, सबसे पूर्वी गांव कौन सा, धौलपुर वाला, सिलान गांव धौलपुर। सबसे पश्चिमी गांव कौन सा, कटरा गांव जैसलमेर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, पक्का। चलो आगे बढ़ो, फिर देखो, फिर मैंने एक चीज बताई थी, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं 41 है। संभाग कितने हैं, संभाग बराबर 7 है। फिर अपन ने कुछ चीजें देखी थी कि पहले राजस्थान में जिले थे 33, कितने जिले थे। फिर अशोक गहलोत सरकार के समय, कौन सी सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने एक समिति बनाई। समिति का नाम क्या था, राम लुभाया समिति। कौन सी समिति, राम लुभाया, ले भाई लू भूयो आ गया, लुभाया समिति। और ये भी चीज मैंने बताई थी कि राम लुभाया कौन थे पहले, आईएएस मत करना है, कौन थे, कौन थे बोलो, कहां के निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन थे, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आईएएस वाला भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, कौन थे, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन। एक चीज गांठ बांध लो, जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा वो आईएएस तो होगा ही होगा, वो भी कम से कम 5 साल तक सचिव रहा हो वही बन सकता है, समझ गए ना। तो राम लुभाया कौन थे, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रह जाएगा। उन्होंने, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और इस समिति ने कितने जिलों की घोषणा कर दी, 33 से बढ़ाकर कितने कर दी, 51। कितनी कर दी, यहां तक कोई दिक्कत है भाई। अपने पहले जिले कितने थे, संभाग कितने थे। अशोक गहलोत ने एक राम लुभाया समिति बनाई, राम लुभाया समिति ने 33 से बढ़ाकर जिलों की संख्या कितनी कर दी, और साथ ही साथ संभाग की संख्या कितनी कर दी, कितनी कर दी, कितनी कर दी, 3 संभाग बना दिए थे। कौन कौन से, एक तो बनाया था बांसवाड़ा, एक बनाया था पाली, और एक बनाया था सीकर। 3 नए संभाग बनाए थे। अब ये चीजें अपने कौन सी सरकार को पसंद नहीं आई, भजन लाल जी सरकार को पसंद नहीं आई। तो ये लो भजन लाल सरकार, भजन लाल सरकार ने क्या किया, कौन सी समिति बनाई, कौन सी, ललित के पंवार समिति बनाई। किसने बनाई, भजन लाल सरकार ने। और साथ ही साथ एक और उप समिति भी बनाई, मंत्रिमंडलीय उप समिति, मंत्रिमंडलीय उप समिति। चश्मे वाली बालिका उधर कोने में बैठी, बता इसका अध्यक्ष कौन था, मंत्रिमंडलीय उप समिति का, मंत्रिमंडलीय उप समिति का अध्यक्ष कौन था, और कौन बताएगा, हाँ तो से याद होना चाहिए, कौन था भाई, मदन दिलावर। अभी वर्तमान में क्या है मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। लेकिन मजे वाली बात पता है क्या है,
पहले इस मंत्रिमंडलीय उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद बेरवा, जो वर्तमान में अभी क्या है, उप मुख्यमंत्री। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है अपने? भजनलाल शर्मा। दो उप मुख्यमंत्री है, दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वो है दुद्दू। वो कौन सा है? दुद्दू, जयपुर के पास ही है। ये जो 33 से बढ़कर 51 जो जिले किए थे ना, उसमें से एक दुद्दू को भी जिला बनाया था। दुद्दू एक मात्र ऐसा जिला था जो सीधा पंचायत से जिला बना था, नगर पालिका भी नहीं थी दुद्दू में, सीधा पंचायत से क्या बन गया था? जिला बन गया था। अब प्रेमचंद बेरवा को पता था अपना वाला दुद्दू इसमें समाप्त होगा। अब दुद्दू समाप्त होगा, दुद्दू के लोग नाराज होंगे या खुश होंगे? नाराज होंगे कि यार हमारा गांव जिला बना था और आपने उसको वापस गांव बना दिया। तो प्रेमचंद बेरवा ने कहा भाई मेरे कोई समिति का अध्यक्ष, भाई मैं मेरे हाथ से इसको कैंसिल करूंगा तो लोग जूते मारेंगे, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा। तो बाद में किसको बना दिया? मदन दिलावर। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? मंत्रिमंडलीय उप समिति को। कुल मिलाकर मान लो दोनों समितियों ने मिलकर लास्ट में क्या घोषणा की कि जो जिले 51 थे, 51 से घटाकर कितने कर दें? 41 कर दें। और जो नए 3 संभाग थे उन संभाग को वापस हटा दो और अब संभाग कितने कर दें? तो कुल मिलाकर वर्तमान में जिले कितने हैं? संभाग कितने हैं? नए जिले कौन कौन से बताओ मेरे को जल्दी से? बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। पीछे बच गए 2, सल्लूमल और फलुद। याद रह जाएगा, सीधी सिंपल बात है। यहां तक पढ़ लिया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई शंका, किसी को कोई समाधान? बोर बालिका कुछ है क्या? याद है सारा? पक्का? ऐसे कैसे? चलो बढ़िया बात है भाई। उसके बाद में और क्या देखा था अपन ने? हैं? संभाग पढ़ा था क्या? अच्छा हाँ, तो बता दो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। कितने जिले हैं? और ऐसा कौन से संभाग है जिन संभाग में 4-4 जिले हैं? बीकानेर और ऐसे कौन से दो संभाग है जिस संभाग में न तो कोई नया जिला जुड़ा है न उससे कोई जिला घटाया गया है? वो कौन कौन से? बीकानेर और, याद रह जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो 2-3 लाइनें और लिखवा लेता हूं। एक देखो थोड़ा समझना है ना, एक ये जो संभाग है ना अपने, ये जो संभाग वाला मामला है ये 1949 में स्टार्ट हुआ था। अपने जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था ना, अपन पढ़ेंगे एकीकरण को हिस्ट्री में, ठीक है? एकीकरण चल रहा था तो 1949 में हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे मुख्यमंत्री। कौन बनाए गए थे? हीरालाल शास्त्री, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के 1949 में। हीरालाल शास्त्री के समय 25 तो बने जिले और 5 बने संभाग। 5 कितने बने? 5 बने संभाग। किसके समय? तो ध्यान रख लेना 1949 में हीरालाल शास्त्री जिस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उस समय 25 जिले थे राजस्थान में। कितने जिले थे? 5 संभाग थे। क्या थे? 5 है। इस समय अजमेर शामिल नहीं है। अजमेर तो राजस्थान में 1956 में शामिल होता है। कब शामिल होता है? 1956 में शामिल होता है। बाद में 1956 में जब अजमेर को शामिल कर दिया तो अजमेर बन गया 26वां जिला। क्या बन गया? और बाद में अजमेर को बना दिया 6ठा संभाग। कौन सा संभाग? 6ठा संभाग बना दिया। अब यही लिख लेना। बाद में अजमेर कौन सा जिला बना भाई? 26वां जिला बना। तथा कौन सा संभाग? 6ठा क्या बना? संभाग बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है? किसके समय की बात है? हीरालाल शास्त्री के समय की बात है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आती है कि संभाग होते क्या है? नहीं आती भाई? संभाग होता क्या है? बस कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, कानून व्यवस्था को संभालने का एक साधन है। मान लो ये अपना क्या है भाई? राजस्थान। इस राजस्थान में ये मान लो ये खूब सारे क्या है, ऐसे कर करके ये क्या है? सारे जिले हैं। इन जिलों के अंदर गांव भी तो होंगे या नहीं होंगे? हैं भाई? इन जिलों के अंदर गांव होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई अपने बाड़मेर है, बाड़मेर में खूब सारे गांव है। जोधपुर है, जोधपुर के अंदर खूब सारे गांव है। जैसलमेर है, जैसलमेर में खूब सारे क्या है? गांव है। अरे बालिका, बाड़खा भी गांव है। इधर ध्यान दे, उधर क्या है? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ठीक है ना? फिर कोई समझ में आता नहीं है।
अब ध्यान दो, सरकार को शासन चलाना होता है, सरकार को क्या चलाना होता है, शासन चलाना होता है। तो सरकार ने क्या किया, मान लो कुछ गांवों के समूह पर एक बना दी तहसील। क्या बना दी, सरकार ने कहा कि भाई कुछ गांवों के समूह पर एक तहसील बना दो, वहां पर एक तहसीलदार बैठेगा और तहसीलदार उन गांवों का उस जो अपन एक समूह बनाया उसके ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। भाई अकेला आदमी, ऐसे तो मुख्यमंत्री अकेला ही कह दे मैं पूरे राजस्थान को संभालूंगा, संभाल पाएगा क्या? अपनी ये साकार कोचिंग है, एक मास्टर आएगा मैं तो सब पढ़ा लूंगा, पढ़ा पाएगा क्या? इसलिए एक सब्जेक्ट किसी को दिया, एक सब्जेक्ट किसी को दिया, एक सब्जेक्ट किसी को दिया। ऐसे ही तो काम होता है कि नहीं होता है? अपने घर में भी जैसे कोई काम होता है, कुछ काम अपनी मम्मी करती है, कुछ काम अपने पापा करते हैं, कोई शादी वगैरह है तो कुछ काम भाई को दे देते हैं, कुछ काम ताऊ जी को दे दिया, कुछ फलाने को दे दिया। एक आदमी अकेला काम नहीं कर सकता ना। इसलिए शासन संभालने के लिए अपन ने एक इकाई बनाई कुछ गांवों के ऊपर। इस इकाई का नाम क्या है, क्या नाम है? ऐसे ही तहसीलों को जोड़कर अपन ने क्या बना दिया, जिला। जिले के ऊपर कौन होगा, कलेक्टर। कौन होगा, कलेक्टर। अब मान लो अपने यहां पर 41 जिले, कितने जिले हैं? कलेक्टर भी कितने होंगे बेटा, 41 कलेक्टर होंगे। अब कलेक्टर किसको फोन करेगा, भाई सचिव को फोन करेगा। कोई काम काज होगा तो मुख्यमंत्री को फोन करेगा। भाई सीधी बात है, भाई तहसीलदार को कोई समस्या हुई तो तहसीलदार किसको फोन करेगा, कलेक्टर को, कि भाई साहब आज समस्या हुई है काम कराओ यार। भाई रिपोर्ट किसको देगा, कलेक्टर को। कलेक्टर रिपोर्ट किसको देगा, भाई मुख्यमंत्री को देगा, मुख्य सचिव को देगा, शासन सचिव को देगा। देगा या नहीं देगा, सोचो तुम, देगा या नहीं देगा, बोलो बोलो। अब मान लो कलेक्टर शासन सचिव को सारी रिपोर्ट दे रहा है या मुख्य सचिव को सारी रिपोर्ट दे रहा है। कितने कलेक्टर, 41 कलेक्टर। अब आधे आधे घंटे में भी एक कलेक्टर फोन करे तो बेचारा वो शासन सचिव या मुख्य सचिव तंग नहीं हो जाएगा 41 जनों का फोन ले लेकर? होगा या नहीं होगा? अब तुम खुद सोचो, 41 कलेक्टर फोन कर रहे हैं, कोई घंटे में कर रहा है, कोई 2 घंटे में कर रहा है, तो वो बेचारा मुख्य सचिव का होकर मौतों खा दो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करो, कुछ जिलों को मिलकर एक संभाग बना दो। क्या बना दो, संभाग। तो ये 5-7 जिलों का एक क्या बना दिया। इस संभाग के ऊपर जो अधिकारी होता है उसको क्या कहेंगे, संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, ये भी सीनियर कलेक्टर होता है, ये भी क्या होता है, सीनियर। अब देखो, अब ये जो 5-6 जिले अपन ने जिनको मिलकर अपन ने एक संभाग बनाया, उन संभाग का प्रत्येक कलेक्टर किसको फोन करेगा, संभागीय आयुक्त को। अब राजस्थान में कितने संभाग है, 7 जिले कितने हैं? अब तुम खुद सोचो, पहले 41 के 41 कलेक्टर मुख्य सचिव को फोन कर रहे थे, अब 7 संभाग है तो अब कितने जने फोन करेंगे, 7 जने। 41 जने बार बार फोन करते तो मुख्य सचिव तंग होता या नहीं होता? इसलिए उसने कहा कि कम जने मेरे को फोन करे। इसका मतलब यह है तहसीलदार अपनी रिपोर्ट किसको देगा, कलेक्टर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, संभागीय आयुक्त आगे रिपोर्ट किसको देगा, सरकार को। केवल अपन ने काम को सरल करने के लिए यह व्यवस्था बनाई है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझ में आ गई बात? कोई पूछेगा कि संभाग क्यों बनाए, कार्य को सरल करने के लिए हमने संभाग बनाए और संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट कौन करता है, कलेक्टर। भाई मान लो 5 जिलों का एक, अपने जोधपुर संभाग में कितने जिले, 8, अपने 8 जिलों का एक संभाग बना दिया, उसका नाम है मान लो जोधपुर। जोधपुर में एक अधिकारी बैठता है, उसका नाम है संभागीय आयुक्त। जोधपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं, प्रत्येक जिले का कलेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा, संभागीय आयुक्त को। वरना कलेक्टर पहले सीधा किसको रिपोर्ट करता था, सरकार को। तो सरकार को बार बार बर्डन होगा या नहीं होगा, समझ गए? इतने सा मामला है और कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपने बताओ, सबसे पहले संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, बोलो? 1949 में। किसके समय, हीरालाल शास्त्री के समय। और उस समय कितने संभाग बनाए गए, जिले कितने? बाद में 1956 में जब अजमेर अपने में शामिल हो गया, तब जिला कौन सा बन गया, संभाग कौन सा हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो अब देखो, बाद में 1962-63 की बात है। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम था, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको कहते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री। 4 बार सीएम बने। कितनी बार, 4 बार। ये याद रख लेना, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को ये मामला पसंद नहीं आया। अब मोहनलाल सुखाड़िया को ऑफिस में फोन पड़ा है, मोहनलाल सुखाड़िया देखते रहते, क्योंकि पहले जब संभाग नहीं होते थे उस समय बार बार कलेक्टर क्या करता था, फोन। अब कलेक्टर फोन किसको करता है, संभागीय आयुक्त को।
अब मोहनलाल सुखाड़िया के ऑफिस में फोन कम आने स्टार्ट हो गए, तो मोहनलाल सुखाड़िया का मन नहीं लगा। उन्होंने कहा ये काम करो, ये जो संभागीय व्यवस्था है इसको क्या कर दो, समाप्ति कर दो। सीधा कलेक्टर फोन किसको करेगा, मेरे को। तो याद रख लेना, संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, किसके समय, कितने संभाग थे, बाद में कौन सा संभाग बना, कितने नंबर का, कोई दिक्कत है यहां तक। 1962-63 में मुख्यमंत्री कौन, उनको संभागीय व्यवस्था पसंद है, उन्होंने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया, इसका मतलब सारे कलेक्टर किसको फोन करेंगे, सरकार को करेंगे, मुख्यमंत्री को करेंगे। सीधी बात है कि नहीं है। अब बार बार फोन बजने लगे तो सरकार हो गई तंग। इसीलिए 1987 में हरिदेव जोशी, क्या नाम था, क्या थे, मुख्यमंत्री, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः क्या कर दिया, प्रारंभ, पुनः क्या कर दिया, प्रारंभ। छठा संभाग कौन सा था, और 2005 में नया संभाग बना भरतपुर। ये तुम्हारी संभागीय व्यवस्था हो गई संपूर्ण। दिक्कत है कोई, समझ में आई बात। एक बार देखो, वापस देखो, 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। उस समय 25 जिले थे और संभाग कितने थे, 5। बाद में अजमेर कौन सा जिला बना, 26वां, और बाद में अजमेर को कौन सा संभाग बना दिया, 6ठा। और 1962-63 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसको पुनः क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और 2005 में कौन सा संभाग बना, कितने नंबर का, कितने नंबर का, 7वां। और वर्तमान में संभाग कितने, कोई दिक्कत है तो फटाक से छाप लो उसको, लिखो फटाक से। थोड़ा जल्दी करना, आज अपने को ना आधी जनसंख्या करवानी है। लिखो, स्टार्ट करके लिखो। 1949 में, ऊपर लिख लो संभागीय व्यवस्था, ऊपर लिख लो, साइड में कहीं भी लिख लो संभागीय व्यवस्था, फिर लिखो 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ। लिखो संभागीय व्यवस्था 1949 में संभागीय व्यवस्था, फिर आगे लिखो 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ, हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ। और उसके नीचे लिखना, उस समय 25 जिले व, उस समय 25 जिले व 5 संभाग थे। उस समय 25 जिले व 5 संभाग थे। कितने संभाग थे भाई, 5 संभाग थे। उस समय 25 जिले व 5 संभाग थे। फिर इसी के नीचे लिखना 1956 में अजमेर के विलय के बाद, 1956 में अजमेर के विलय के बाद, 1956 में एक वो मेरे नंबर नहीं लिखवाए थे, क्या थे, 18, 25, 18, 23, 15, 26, 01, मामा आमा मंजन, 1948, 1948, 1949 है लास्ट में, उसमें 1956 आया था क्या। हाँ, तो वो लास्ट में अजमेर 1956, 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय होता है, ये याद रख लेना। अपन जब एकीकरण पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो 1956 में अजमेर के विलय के बाद अजमेर 26वां जिला व अजमेर 26वां जिला व 6ठा संभाग बना। अजमेर 26वां जिला व 6ठा संभाग बना, 6ठा संभाग बना। कोई दिक्कत है, याद रह जाएगा, ठीक है ना। दिमाग को घुमाया करो, रटने की क्षमता थोड़ी सी और बढ़ा लो, ठीक है। क्योंकि एक चीज अब जब जनगणना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक चीज बता रहा हूं, इस बार जनगणना नहीं रटी, कृषि पर्यवेक्षक नहीं बने, वापिस नई जनगणना पढ़नी पड़ेगी। मौत आती है जनगणना पढ़ने में। ये देखो, मैं भी पढ़ने साथ लाया, आंकड़े इतने हैं, क्या करोगे।
ठीक है, तो या तो इस बार पढ़ लो, क्योंकि प्रत्येक 10 साल बाद नई जनगणना होती है नहीं होती है, ठीक है। इस बार बीच में 2021 में होनी थी, लेकिन आ गया कोरोना। क्या आ गया? कोरोना आ गया। अब जनगणना वापस स्टार्ट हुई है 2023 में, और लगभग 1 साल बाद आंकड़े आ जाएंगे, ठीक है। या तो इस बार नौकरी ले लो, जिन छुट्टी, नहीं तो वापिस पूरी पढ़ने की, मतलब ये मान लो, कहते हैं ना कि वास्तव में नानी मर गई कि नानी मर जाती, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, तो इसलिए मेहनत कर लेना बढ़िया। चलो आगे लिखो। 1962-63 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। क्या हुआ महाराज? देख देख के लिखेगा, उसकी राइटिंग और उसकी लिखावट मेरे से भी गई गुजरी है। क्या देख देख के लिखेगा? वो तो ललित में भी ली बड़ी लगाता है। तो 1962-63 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। 1962-63 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। नहीं, तब तक नहीं होगी, ठीक है ना। तब तक अगले एग्जाम तक तो होगी 100%, अगले एग्जाम तक तो हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इस बार रट लो इसको, और एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है ना। 100% है, कोई बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ठीक है। तो 1962-63 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। अगली लाइन लिखो। 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। और लास्ट लाइन लिख लो। 2005 में भरतपुर 7वां संभाग बना। 2005 में भरतपुर 7वां संभाग बना। 2005 में भरतपुर 7वां संभाग बना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो चलो मुझे बताओ, अपने देशांतरों का विस्तार कितना है? हाँ, वो भी सही है। 69 डिग्री 30 मिनट से, हाँ, अगर बीच में से पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट। और मुझे ये बताओ, धौलपुर से जैसलमेर तक सूरज को पहुंचने में कितना समय लगता है? 35 मिनट। याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा समझना। इसके अंदर एक सब टॉपिक डालो। लिखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब देखो, ये राजस्थान मेरे से अच्छा नहीं बनता है, लेकिन समझ जाना ये राजस्थान है। और तुम नक्शे लेकर आओ, नहीं लाए क्या अभी तक? देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? है 10.41% भारत का। ये भी सही है, लेकिन है कितना? 3,42,239 वर्ग मील। सही है? हाँ, तो ध्यान रख लेना, वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब है ये जो अपने परिधि में समझते हो भाई? परिधि में समझते हैं ना? परिधि क्या होती है? किसी की चारों ओर की जो माप होती है वही क्या कहलाएगी? परिधि। तो ये यहां से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं, यहां से, ठीक है, इस बिंदु से मैं चलना स्टार्ट करूं, पाड़ा 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 पाड़ा, ऐसे करता 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 वापिस यहां पहुंचूंगा तो कितने किलोमीटर चला? ये क्या कहलाएगी भाई? यही तो परिधि है। यहां से मैं चलना स्टार्ट करूं, करता 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 यहां पहुंचूंगा तो कितने किलोमीटर चला? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिधि। या कह देते हैं अपन राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो पहली बात तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है?
अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो चलते 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 करके वापस यहां पहुंचूंगा तो कितने किलोमीटर चला बालकों? 5920 किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब समझना थोड़ा, ये यहां है ना, यहां लगभग यहां से और यहां तक अपना प्यारा दुश्मन बैठा है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ये पाकिस्तान है। तो अपनी जो स्थलीय सीमा है ये दो तरह की है। कितने तरह की है? दो राज्यों के बीच जो सीमा होती है उसको क्या कहेंगे? अंतरराज्यीय सीमा। दो देशों के बीच में जो सीमा होगी उसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कोई दिक्कत है यहां तक? दो राज्यों के बीच की सीमा क्या कहलाएगी? अंतरराज्यीय सीमा। दो देशों के बीच की सीमा क्या कहलाएगी? तो अपने राजस्थान की यहां से लेकर जो ये सीमा है ये कौन से देश से टच होती है? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की सीमा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अपने जो अपनी कुल स्थलीय सीमा, अपने इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? पहली क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? है? समझ तो आ रहा है ना? और सीधी सिंपल रामायण है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये अपने राजस्थान है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी? 5920 कर लो, 5920 कर लो, 590 कर लो, कैसे भी कर, अपने को क्या होना चाहिए? पीछे बता पहलवान, कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और ये जो अपनी स्थलीय सीमा है ये दो तरह की है। एक तो कैसी है? अंतर, इसका मतलब दो राष्ट्रों के बीच की सीमा क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और बाकी वाली बची हुई को अपन क्या कह देंगे? क्या कह देंगे भाई? अंतरराज्यीय सीमा। कोई समस्या है यहां तक? अब देखो, अब ये जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है। इसका मतलब यहां तो हो गया गंगानगर, यहां क्या आ गया? गंगानगर। यहां क्या आ गया? बीकानेर। यहां क्या हो गया? एक नया आया है छोटा सा, फड़ौदी। उसके बाद क्या आ गया? जैसलमेर। उसके बाद क्या आ गया? और ये जो यहां से लेकर जो ये सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है इस सीमा का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजों ने एक आदमी लगाया था, उसका नाम था सर रैडक्लिफ। क्या नाम था? उसने ये सीमा बनाई थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उस सीमा का नाम ही क्या है? रैडक्लिफ। रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, रैडक्लिफ सीमा कर दो। तो अपने सीमा का नाम क्या है भाई? रैडक्लिफ रेखा। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में रैडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? राजस्थान में है। रैडक्लिफ रेखा तो भारत में भी तो होगी। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर रैडक्लिफ रेखा होगी? है? क्यों नहीं होगी? होगी। क्या पंजाब के अंदर होगी? भाई होगी, क्योंकि रैडक्लिफ रेखा वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जहां जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा टच होती है वहां पर होगी। राजस्थान में भी टच होती है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1000। लेकिन मैं तुम्हें ये पूछूं, मुझे एक बात बताओ, क्या रैडक्लिफ रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में होगी? क्यों नहीं होगी रे मूर्खों? पहले पहले बांग्लादेश किसका भाग था? अरे इसी ने किया है सारा। वो भी किसने किया है? अफगानिस्तान और भारत के बीच में, उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। तो याद रख लेना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण वो रैडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? रैडक्लिफ ने। ठीक है, अपने को कुछ नहीं, अपने को ये याद रखना, राजस्थान में कितनी लंबाई? कितनी लंबाई? अब मैं तुम लोगों से एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछूंगा। किसको पूछूंगा? रीजनिंग का क्वेश्चन। तू बता पहलवान, इधर वाला। अपने राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो बता अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? अरे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? दिमाग कौन बताएगा? कौन आंसर कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ, तू बता पहलवान। अरे उसको पूछ रहा हूं, बता। है? कैसे कैसे होगी वो बता दे। अरे बस यही तो बात है। मैंने क्या बताया? ये अपना राजस्थान है, इस पूरे राजस्थान की ये लंबाई कितनी है? कितनी है? 5900।
इसमें से यहां तक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? कौन सी सीमा? कौन सी सीमा? बाकी बची वाली सीमा क्या कहलाएगी? अगर अपन इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आता है बता? हाथ से घटा रही थी ना, बता कितना आता है? 4870 किलोमीटर। कितना आएगा? 4870 किलोमीटर। यही आ रहा है? अरे अल्लाह 50 है तो गंभीर से गलती हो गई होगी। 4850 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब वापिस देखो, अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अपने राजस्थान में स्थलीय सीमा दो तरह की है। एक है जो दूसरे देश से भी लगती है, उसका नाम क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा कह दो या उसकी लंबाई कितनी है? और बाकी राज्यों से लगने वाले की लंबाई कितनी है? 4800। कोई दिक्कत है यहां तक? लिख लो फटाक से, लिखो राजस्थान की स्थलीय सीमा। लिख लो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लिख लो 5920। 5920। मैं भी कर लूं एक बार, गलत तो है? 12 में से 7 गए, फिर के 5 रहते हैं, 8 रहता है, 4 है, सही है। अच्छा, गणित थोड़ी आती है मेरे को। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? 5920। 5920। फिर इसमें लिखो, इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा। पहला पॉइंट डालकर लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा ऑब्लिक लिख लो रेड क्लिफ लाइन। अंतरराष्ट्रीय सीमा ऑब्लिक रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन बराबर कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो लिख लो अंतरराष्ट्रीय सीमा ऑब्लिक रेड क्लिफ लाइन बराबर 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई समस्या? अब देखो, अब आगे वो बाद में लिखाऊंगा, वो बाद में लिखाऊंगा। अब मैं तुम लोगों से ये पूछूं, मुझे बताओ ये जो रेड क्लिफ लिखा है, या हमारे जो सीमावर्ती जो राजस्थान के जिले हैं उनका उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम क्या होगा? हाँ, तो इसके अंदर लिखो, इसके अंदर क्या लिखोगे? इसके अंदर लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। इसी के अंदर लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, और पीछे लिखना उत्तर से दक्षिण। कैसे लिखवा रहा हूं? उत्तर से दक्षिण। तो लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले उत्तर से दक्षिण। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में सबसे पहला, उत्तर में सबसे पहला कौन सा आएगा? ऊपर से नीचे आओ, क्या आएगा? ये लो भाई, श्री गंगानगर। उसके बाद में क्या आएगा भाई? बीकानेर। उसके बाद में फलोदी। ये ध्यान रखना, अपने पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले थे। गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था। अब कितने हो गए हैं? नया कौन सा जुड़ गया है? 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे अपना प्यारा बाड़मेर। ये लो भाई, लिख लो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले उत्तर से दक्षिण। पहला कौन सा है भाई? गंगानगर। उसके बाद में बीकानेर। उसके बाद में फलोदी। उसके बाद में याद रह जाएगा। ठीक है, गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर। ठीक है, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। ठीक है, बीकानेर वाली और फलोदी और जैसलमेर वाली मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि राजस्व विभाग ने अभी आंकड़े तय नहीं किए हैं कि फलोदी को पूरा जैसलमेर वाले क्षेत्र से लिया है या बीकानेर वाला भी कुछ शामिल है। ठीक है, अपने ये याद रख लेना, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है भाई? ये जो भारत पाकिस्तान की जो रेखा है ना, जिसका रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो सर्वाधिक किसकी लगती है? जैसलमेर की। और सबसे कम किसकी लगती है? फलोदी की। ये याद रह जाएगा। बाकी वाले ये आंकड़े जब अपने मिलेंगे
राजस्व विभाग देगा तब अपन लिखवा लेंगे, अभी अपने पास ये आंकड़े नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये फटाक से उतार लो, उत्तर से दक्षिण सबसे पहला गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर पलोदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। और सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी बालिका? सबसे कम किसकी लगेगी? फलोदी की। याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो। रेड क्लिप रेखा पर सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? हमारे सीमावर्ती जिलों या हमारे रेड क्लिप रेखा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? क्या क्रम होगा? गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब ये ध्यान रखना, गंगानगर के अंदर ये जो सीमा है ना, जो लास्ट जो गांव है, उस गांव का नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर ये अपने बाड़मेर में एक गांव है, उसका नाम है बाखासर। क्या नाम है? बाखासर तक है भाई, हिंदूमल कोट से बाखासर तक। तो लिख लो ये साइड में कहीं, बाखासर है बाड़मेर में, हिंदूमल कोट है कहां पर है बालिका? कहां होगा हिंदूमल कोट? गंगानगर में होगा भाई। वहां से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हिंदूमल कोट गंगानगर में है और बाखासर बाड़मेर में। लिख लो फटाक से। ये अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई पूरी, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने अंतरराज्यीय सीमा पर। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत करोगे क्या? है पक्का? यस सर। तो ठाको नहीं बखाने वाली भैंस पाडो लावे। पाकिस्तान के 9 जिले हैं, लिख लो कहीं साइड में, ठीक है ना। बाहवल नगरन, बाहवलपुर, रहीम यारकान, सुकरन, थार पारकरन, ठीक है ना, घोटकीन, पूचकीन, अपने इतना लिख लो। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये साइड में कहीं लिख लो, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब आ जाते हैं अपन अपने अंतरराज्यीय सीमा पर। कौन सी सीमा पर? अंतरराज्यीय सीमा पर आ जाते हैं। अब देखो, अपन बात करें वापस अपने राजस्थान की। ये बना दिया अपन ने वापस अपना ऐसे ऐसे करके ये लो, ये क्या बना दिया अपन ने? राजस्थान। क्या बना दिया? अब देखो बालकों, यहां से लेकर यहां तक तो किसकी सीमा है? पाकिस्तान है। इसका मतलब ये सीमा क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरराज्यीय सीमा में इसका तो कोई मतलब नहीं है। पीछे कितनी बच गई थी? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। अब ध्यान देना, अब देखो, अब अपने को अपने अंतरराज्यीय सीमा में भी कौन कौन से जिले उत्तर से दक्षिण है, सॉरी कौन कौन से राज्य उत्तर से दक्षिण, अपने को उनका क्रम भी क्या होना चाहिए? इनका अपन ने याद किया ना। यहां कौन सा जिला है? यहां कोई दिक्कत है यहां तक? अपने को यह पता होना चाहिए अपने यहां कौन सा राज्य लगता है, उसके बाद में कौन सा राज्य, उसके बाद में कौन सा राज्य, उसके बाद में कौन सा राज्य और उसके बाद में कौन सा राज्य। अब देखो, ये गंगानगर है और यहां पर कुछ हनुमानगढ़ है, तो यहां अपने लगता है पंजाब। कौन सा लगता है? कौन सा लगता है? पंजाब। चलो, पंजाब के नीचे आएंगे तो अपने यहां पर लगता है हरियाणा। क्या लगेगा? कौन सा आना? हरियाणा। कौन सा आना? हरियाणा। हरियाणा के बाद नीचे आएंगे तो अपने क्या लगेगा? यूपी। क्या लगेगा? अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और नीचे आओगे बालको तो अपने लगेगा एमपी। क्या लगेगा? क्या लगेगा? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो बोलो, पक्का? चलो, फिर एमपी के बाद में लास्ट में एक और बच गया, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अपने इधर नीचे लगेगा दीके को नहीं, थने तो दिख रही है मिन को खोज करे ले नहीं दिखे बेटा, हमें जाए चश्मो पेर हमें दिखे है। अब मुझे बताओ कितने राज्य राजस्थान की सीमा साझा करते हैं? कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात।
इसी क्रम में याद होना चाहिए, जिस क्रम में अपन ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले याद किए हैं ना। बताओ सीमावर्ती जिले बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता चलेगा। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में तो इसी तरह मुझे राज्यों का क्रम बताओ, बोलो। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। वापस बोलो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। याद रह जाएगा पक्का। चलो अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? राज्य कितने हैं? 5 राज्यों से हमारा राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। पहला क्या लिखूं? पंजाब। क्या लिखूं? पंजाब से हमारी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। सबसे कम हमारी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? किसके साथ लगती है? किसके साथ लगती है? किसके साथ लगती है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो उसके बाद देखो, पंजाब के बाद में दूसरा देखो, दूसरा कौन सा आ जाएगा? हरियाणा। हरियाणा से हम साझा करते हैं 1262 किलोमीटर। कितनी साझा करते हैं? 1262 किलोमीटर। चलो तीसरा आ जाओ फिर वापस, ये लो तीसरा क्या आ जाएगा? यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। इससे करते हैं हम 877 किलोमीटर। कितनी करते हैं? 877 किलोमीटर। चलो यूपी के बाद में चौथा कौन सा आ जाएगा? एमपी। एमपी से करते हैं अपन 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक किससे? एमपी से। सबसे कम किससे? और लास्ट में बच गया गुजरात। टोटल करके घटा लो, आ जाएगा। ये लो भाई, 5वां गुजरात। कितना बच गया? 1000। सही है, गलत थोड़ी है। ये लो भाई, किलोमीटर। फटाक से लिखो और इसको छाप लो। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, सबसे कम। उसके बाद हरियाणा 1262, उसके बाद यूपी 877, उसके बाद एमपी 1600 किलोमीटर, और सबसे नीचे लगती है गुजरात की, जो लगती है 1022 किलोमीटर। लिख लिया है? तो बता कौन कौन से उत्तर से दक्षिण क्रम बता जल्दी से, आंखें बंद करके। राज्यों का, और कभी दक्षिण से उत्तर पूछ लिया तो इसका क्या करना है? उल्टा। पहले क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा। अपने को यह पूछ लिया कि सीमा की लंबाई के हिसाब से अधिक से कम की तरफ बढ़ो, सबसे पहले क्या आ जाएगा? उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में सबसे कम याद रहेगा। सबसे कम कौन से राज्य की लगती है? सबसे अधिक कौन से राज्य की लगती है? मध्य प्रदेश की। किसकी लगती है? मध्य। अब देखो, अब यहां पर है ना, अपने कौन से जिले की सीमा सबसे कम लगती है, इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बीच में कुछ जिले बने हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। इसलिए अभी ये आंकड़ा नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन ये लिखवा रहा हूं सबसे अधिक सीमा कौन से जिले की लगती है। वो लगती है झालावाड़ की, 520 किलोमीटर। ये ना, ये यहां पर है झालावाड़, तो झालावाड़ है ही ऐसा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बेढ़ा करके। तो एमपी मध्य प्रदेश की सीमा लगती है झालावाड़ को, सर्वाधिक सीमा। तो लिख लो झालावाड़ जिले को, झालावाड़ जिले को सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। झालावाड़ जिले को सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। यहां पर है झालावाड़ भाई, ठीक है ना, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। झालावाड़ जिले को सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है भाई। सर्वाधिक
सीमा कौन से जिले को? झालावाड़। और कौन से राज्य की लगती है? एमपी की लगती है। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। कोष्टक में लिख लेना, एमपी की बराबर 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? है समझ में आ रहा है? पक्का? किसी के ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा है? बोलो ओ पहलवान, समझ में आ रहा है? क्या नाम था? देवाराम, देवकरण, क्या नाम बताया था कल? ठीक है ना, तो आगे बढ़े। अब यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये याद रह जाएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना, इनको कल बिल्कुल रट लेना। पंजाब की कितनी? हरियाणा की? यूपी की? एमपी की? गुजरात की? सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की? कितनी? वापिस मुझे अंतरराष्ट्रीय जिलों का क्रम बताओ। गंगानगर, फड़ौदी, बाड़मेर। सीमा कितनी? 1000। अंतरराज्यीय सीमा कितनी? टोटल स्थलीय सीमा कितनी? याद रह जाएगा। ये अपने राजस्थान की प्रारंभिक जानकारी हुई समाप्त। राजस्थान की प्रारंभिक जानकारी क्या होगी? समाप्त। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक डालो, राजस्थान की जनगणना। नया और महत्वपूर्ण टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे नहीं है दूसरी क्लासों में हो सकता है राजस्थान की जनगणना बाद में करवाते हैं, लेकिन अपन पहले करवाएंगे। प्रत्येक जो भी एग्जाम होगा उसमें जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे जनगणना, अभी बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो, चाहे जनगणना उस दिन तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन जनगणना का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है बात? चाहे जनगणना तुम्हारे सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन टेस्ट के अंदर जनगणना का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही आएगा ही। जनगणना को क्या करना है? रटना है। नहीं रटना है तो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं तो ध्यान रख लेना, 1-2 साल बाद नई जनगणना आएगी, नई परीक्षा होगी, नई परीक्षा में नई जनगणना को वापस रटना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो करवा दे जनगणना स्टार्ट। चलो तो लिखो, नया टॉपिक डालो, लिखो राजस्थान की जनगणना। जनगणना, या इसको जनांकी की भी कह देते हैं भाई, ध्यान रखना है ना, जनांकी की। अब उल्टा सीधा की कौन सा है वो तुम खुद देख लेना, हिंदी वाले से पूछना। राजस्थान की जनगणना या जनांकी की। ठीक है, हिंदी का सिलेबस पूरा हो गया? तो पूरा हो गया तो मूर्खों, प्रायवाची है कोर्स में, विलोम शब्द है कोर्स में, और शब्द युग में है कोर्स में, और क्या होते हैं एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है कोर्स में। तो फिक्स कर दो, कोई एक किताब लाओ कि दिन के 10 रटने हैं, नहीं तो नौकरी नहीं लगनी। समझो इस चीज को, कोई भी किताब लाओ, फिक्स कर दो, दिन के 10 प्रायवाची याद करूंगा, दिन के 10 विलोम शब्द याद करूंगा, दिन के 10 क्या याद करूंगा? शब्द युग में याद करूंगा, और दिन के 10 क्या कहते हैं उसको, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तुम जब पढ़ोगे ना तो आधे से ज्यादा तुम्हें उसमें याद होंगे। भाई एक बार तुम उसको पढ़ोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा ये पन्ने में तो आधा तो मैंने याद है, तो आधे ही तो पढ़ने होते हैं। वरना क्या अपन देखते हैं और 300 प्रायवाची याद, भाई को 300 में से लगभग 200 तुम्हें याद है, सुने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो उसको पढ़ोगे तब क्लियर होगा, वरना बैठे रहो डरोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जनगणना या जनांकी की करें स्टार्ट। देखो सबसे पहली बात, इसके बारे में अपन कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहला, ये जो जनगणना है ना, ये केंद्र सरकार करवाती है, राज्य सरकार नहीं करवाती। याद रह जाएगा, जनगणना कौन करवाता है? केंद्र। देखो अपना जो संविधान है ना, अपने संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है? अनुसूचियां। अपने कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे संविधान कोर्स में ही नहीं है। अपने क्या करना, अपने इतना याद रखना चाहिए, उस 12 में से एक 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों का बंटवारा है। किसका बंटवारा है? विषयों का। विषयों का मतलब सब्जेक्ट। विषयों का बंटवारा 3 तरह से किया गया है। कुछ ऐसे विषय होंगे जिनके ऊपर केवल संघ अर्थात केंद्र अर्थात भारत सरकार ही कानून बना सकती है, भारत सरकार ही काम कर सकती है। अपने संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के अंदर 3 तरह से विषयों को बांटा गया है। भाई अपना घर मान लो, घर में पापा है, मम्मी है, छोरा है। पापा है, मम्मी है, कुछ काम केवल पापा ही करेंगे, छोरा और मम्मी
नहीं कर सकते। जैसे बाहर पंचायती करनी है तो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? पापा करेगा। बाहर पंचायती करनी है तो कौन करेगा? पापा करेगा। किसी से झगड़ा करना है, पैसे कमा कर लाने हैं, कौन करेगा? पापा करेगा। भाई अभी छोटा छोटा है ना, कौन करेगा? भाई कुछ काम है जो केवल कौन करेंगे? पापा करेंगे। कौन करेंगे? पापा। कुछ ऐसे काम है जो केवल कौन करेगी? मम्मी। इसका मतलब राज्य सरकार करेगी। जैसे रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू निकालना है, तो लगभग कौन? समझो इस चीज को अपने, ठीक है ना। बाकी कई घरों में पापा भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन अपने को केवल समझना है, ध्यान रखना है। तो कुछ काम केवल कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कुछ काम केवल कौन करेगी? अब छोरे को न्यूटन मान लो। कुछ ऐसे काम है जो केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, दोनों ही कर सकते हैं। उनको कहते हैं समवर्ती सूची। कैसी सूची? समवर्ती सूची। अपने इतना याद रखना है, केवल संविधान में 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों का बंटवारा दिया गया है, जिसमें फिक्स किया है कि ये काम केवल केंद्र सरकार करेगी, ये काम राज्य सरकार करेगी, इसके कामों में केंद्र सरकार अंगुली नहीं करेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे काम है जो केंद्र सरकार को, उसको राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया गया है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। और कुछ काम है जिसमें दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही। लेकिन जब टकराव होगा तो केंद्र सरकार का किया हुआ काम मान्य होगा। पापा तो पापा होते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपने जो ये 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर ये जो जनगणना है ना, ये किसके अंदर रखा गया है? केंद्र सरकार के कार्यों में, संघ सूची के कार्यों में। याद रख जाएगा? कोई दिक्कत है? इसके अंदर पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो, जनगणना, जनगणना, जनगणना 7वीं अनुसूची के तहत, जनगणना 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची का विषय समझ जाओगे ना, इसका मतलब जनगणना का कार्य कौन करता है? कौन करता है? राज्य थोड़ी करता है, राज्य नहीं करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। जनगणना 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, ठीक है। चलो ये पहली बात हो गई। और देखो अगली लाइन लिखो, प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद गृह मंत्रालय के अधीन, प्रत्येक 10 वर्ष बाद गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग जनगणना का कार्य कराता है। जनगणना विभाग यह कार्य करवाता है, ये लिख लो, ज्यादा लाइन को लंबा मत करो, यह कार्य करवाता है। अब होगी बेटा, क्योंकि 2021 में हो रही थी, कोरोना आ गया ना, इस कारण नहीं हो पाई, ठीक है। बीच में फिर चुनाव वगैरह आ गए, तो अब स्टार्ट होने वाली है, शायद स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब तुमसे कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना का कार्य कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। कौन करवाता है? गृह मंत्रालय, ठीक है ना, ये याद रख लेना। वो आएगा, आयोजना विभाग करवाता है, सांख्यिकी विभाग करवाता है, वित्त विभाग करवाता है, पंचायती विभाग करवाता है। तो कौन सा विभाग करवाता है? गृह विभाग। कौन करवाता है? गृह विभाग। और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, गृह और सहकारिता मंत्री है, मोटा वाला नहीं है, खास आदमी मोदी जी का, ठीक है, वो मोटा भाई है, ठीक है। चलो आगे, आगे स्टार करके लिखो, स्टार करके लिखो। अब देखो ये जो जनगणना है ना, सामान्य जानकारी 2 लाइनें और लिखवा लेता हूं। जनगणना का पहली बार कहीं जनगणना करवाई गई थी, वो करवाई गई थी ब्रिटेन में। कहां करवाई गई थी? ब्रिटेन। ब्रिटेन का मतलब लंदन में। कब करवाई गई थी? 1800 ईस्वी। भाई ऐसे छोटे मोटे जनगणना के तो प्रमाण हमें भी मिलते हैं। मैंने जब तुम्हें मारवाड़ परगना की विगत लिखवाई थी कि उसका लेखक कौन है? मूर्णोत नैन्सी, उसके अंदर भी राजस्थान या मारवाड़ की जनगणना का उल्लेख है या नहीं है? तो छोटे मोटे तो हर कोई बताता है। किसी ने किताब लिख ली, उसने कहा हमारे गांव में 8000 आदमी रहे, तो वो कोई जनगणना नहीं। विधिवत रूप से सबसे पहली बार जनगणना किसने करवाई थी? कब करवाई थी? अपने यहां पर भी किसका शासन था?
अंग्रेजों का था, ब्रिटेन वालों का था। तो अपने यहां पर भारत के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? उस समय भारत का गवर्नर जनरल अर्थात जीजी था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। कभी अपने से पूछे भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। उसने पहली बार जनगणना 1872 में करवाई थी। लेकिन अपने भारत में विधिवत रूप से या क्रमिक रूप से 1881 से जनगणना का प्रारंभ माना जाता है। अभी बताऊंगा विधिवत रूप कैसे। देखो 1881 से, और उस समय जीजी था लॉर्ड रिपन। याद रह जाएगा। इसमें रुई छोटी कर देना, मैंने बड़ी कर दी, तुम लोग क्या कर देना, इसको छोटी कर देना भाई। अब देखो कैसे। भारत में पहली बार जनगणना का प्रारंभ किसने करवाया? भारत में लॉर्ड मेयो ने। कब करवाया? 1872। मैंने बताया कि विधिवत रूप से जनगणना का प्रारंभ हुआ 1881 में। तो विधिवत रूप क्या है? इसका मतलब 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना क्या हो रहा है भाई? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हम हमारी जनगणना की गिनती करते हैं, कितने लोग हैं, कितने पढ़े हुए हैं, क्या लिंगानुपात है, क्या घनत्व है। वो कब से हो रहा है? अब हमसे पूछा जाए भारत में पहली बार जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? 1800। विधिवत रूप से कब प्रारंभ हुई? किसके समय हुई? ये 3 लाइनें लिख लो। थोड़ा सा बोरिंग करने वाला टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। सबसे पहले ब्रिटेन में हुई है, विश्व में सबसे पहले कहां पर हुई है? तो लिख लो इसके अंदर जनगणना का, लिख लो विश्व में पहली बार जनगणना ब्रिटेन में 1800 ईस्वी में। विश्व में पहली बार ब्रिटेन में 1800 ईस्वी में। विश्व में पहली बार ब्रिटेन में 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। फिर लिखो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो। ठीक है। और अगली लाइन लिखो विधिवत रूप से प्रारंभ 1881 लॉर्ड रिपन के समय। अब विधिवत रूप का मतलब समझ गए ना, ताकि उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही है। ठीक है ना। विधिवत रूप से प्रारंभ 1881 लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। चलो फिर लिखो जनगणना 2011 जो हमको पढ़नी है राजस्थान के संदर्भ में। लिखो जनगणना 2011। हम जो पढ़ेंगे वो जनगणना कौन सी है? वो कब हुई है? 2011 में। प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है। तो अगली होनी थी 2021 में, लेकिन कोरोना आ गया, इस कारण हो नहीं पाई। वो अब होगी। ठीक है ना। इसलिए मैं ये चाहता हूं बालकों, इस भर्ती में सिलेक्शन ले लो ताकि नई जनगणना नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है ना। तो मैं लगता है जनगणना आसान है, अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है। तो अपन लिखो जनगणना 2011। अपन कौन सी जनगणना पढ़ेंगे? जनगणना 2011। ठीक है। जनगणना 2011 सबसे पहली बात। अब देखो तुम खुद हिसाब लगाओ। 1881 से प्रारंभ करते हैं ना, तो ये 15वीं जनगणना थी। कितने नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और भारत के आजाद होने के बाद 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना कुल कौन से नंबर की जनगणना है? और आज स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है?
7वीं। तो लिखो 2011 की जनगणना लिखा, इसके नीचे लिखो भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। इस जनगणना की जो थीम थी या जो विषय था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब जनगणना करवाता कौन है भाई? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग करवाता है और प्रत्येक विभाग का कोई न कोई सीनियर अधिकारी होगा, कोई आयुक्त होगा। जिस समय ये जनगणना हुई थी 2011 वाली, उस समय जो आयुक्त था उसका नाम था मृत्युंजय कुमार नारायण। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ज्ञान है, ले लो, क्या करना है।